सुरेश चंद्र एक एयरफोर्स अधिकारी थे। दिल्ली में जॉब किया करते थे और उनको गवर्नमेंट की तरफ से सुब्रत पार्क कॉलोनी में एक फ्लैट दिया गया था जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी जब शादी हुई तो लगभग उनकी उम्र 35 साल के आसपास थी, क्योंकि उनको 35 के बाद फिर नौकरी लगना, फिर तरह तरह के डिग्रियां हासिल करना, इसलिए उम्र का ज्यादा हिस्सा उन्होंने अपनी पढ़ाई में ही निकाल दिया था। और फिर जब उनकी नौकरी सेट हो गई, एक अच्छी पोस्ट उन्हें मिल गई, तब उन्होंने शादी की और फिर उनकी शादी होती है गोरखपुर की रहने वाली सुधा गुप्ता से, जिसकी उम्र अभी महज 23 साल की थी। यानी पति पत्नी दोनों के बीच में लगभग 12 साल का अंतर था। इतने बड़े अंतर से जब कोई औरत किसी की पत्नी बनती है तो जाहिर बात है ज्यादा दिनों तक उसको तन का सुख नहीं मिल पाता है। और यही हुआ था सुधा के साथ भी। दिल्ली में रहते हुए सुधा को किसी चीज की कमी नहीं थी। हर ऐशो आराम उसके साथ था। बढ़िया फ्लैट था जिसमें वह रहती थी, अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। कितनी शॉपिंग करो, कितनी खरीदारी करो, कोई रुकावट नहीं थी। यूं कि रमेश चंद्र की सैलरी अच्छी खासी थी। कुल मिलाकर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ती रहे। उनकी शादी को लगभग 3 साल का अरसा गुजर चुका था और उनके यहाँ एक बच्ची ने जन्म ले लिया था। जब उनके घर में बच्ची ने जन्म लिया तो दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि घर में बच्ची के तौर पर खुशियां आ गई थी। सुधा गुप्ता, जो कि रमेश चंद्र के ड्यूटी पर जाने के बाद अकेली रह जाती थी, अब उसके पास में बच्ची आ गई थी उसके साथ टाइम बिताने के लिए, खेलने के लिए। बहरहाल कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों का वक्त अच्छी तरह से कट रहा था। फिर अचानक से सुरेश चंद्र जो है वह शराब ज्यादा पीने लगते हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि सरकारी अफसर हो, प्राइवेट अफसर हो, शराब तो लगभग सभी पीते हैं, लेकिन कोई कम और कोई ज्यादा। पहले सुरेश चंद्र शराब कम पीते थे, लेकिन अब वह शराब ज्यादा पीने लगे। उसका साइड इफेक्ट यह हुआ कि उन्होंने अब अपनी पत्नी को टाइम देना कम कर दिया और शराब के लत में वह ऐसे लग गए कि बस हर वक्त ड्यूटी से आने के बाद उनको शराब की बोतल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, जिससे अब पत्नी की कामनाएं जो थी, जो उसकी देह थी, वह भड़क करके रह जाती। वह शांत नहीं हो पाती थी, क्योंकि वह कहते हैं ना कि एक तो पत्नी की उम्र थी 23 साल 3 साल और उनकी शादी को गुजर गए तो उसकी उम्र हो गई 26 साल और उसके पति की उम्र हो गई लगभग 38-40 साल के करीब। उधर वह शराब का आदी हो गया था, उसका स्टैमिना भी घटने लगा था, एनर्जी भी कम होने लगी थी और पत्नी की तरफ से ध्यान भी कम हो गया था। इधर सुधा गुप्ता बच्चा होने के बाद, यानी एक लड़की होने के बाद में, वह कहते हैं कि जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो फिर उसकी कामनाएं पहले से ज्यादा जाग जाती है, क्योंकि एक औरत जो होती है जब तक बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक उसकी कामनाएं शांत रहती है और बच्चे को जन्म देने के बाद में वह और भड़क जाती है। यानी जो सेक्स उसको पहले मिल रहा था अब उसको और ज्यादा की जरूरत है। यहाँ सुधा गुप्ता के साथ उल्टा हो रहा था, अब उसको वह सुख कम मिल रहा था, वह मिल ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से सुधा गुप्ता बेचैन रहने लगी। वह सोचने लगी कि इस तरह से कैसे चलेगा, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैंने देखा ही क्या है, अभी पति सुख मैंने अच्छी तरह से प्राप्ति कहाँ किया है। लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं एक दूसरे को प्यार करने में, और यहाँ तो मेरे पति हैं कि बस 3 साल में ही खत्म हो गए। अब इन्होंने शराब को गले लगा लिया है, अब इनको मेरी जरूरत नहीं है। इसलिए उसने एक बीच का रास्ता तलाश करने की कोशिश की, क्योंकि सुधा पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएट थी, इसलिए वह अपने फ्लैट के बाहर एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाने लगी थी। वहां इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हुए एक 17 साल के अमित नाम के लड़के से उसकी मुलाकात हो जाती है। वह उसको कॉमर्स पढ़ाया करती थी, क्योंकि 17 साल का अमित जो था वह चंचल था, पढ़ने में भी तेज था, हंसी मजाक भी कर लिया करता था, हर काम में वह तेज था, इसलिए उसका अल्लपन, उसकी मस्ती मजाक सुधा गुप्ता को अच्छी लगने लगती है
और फिर वह अपनी नजर उसके ऊपर गड़ा देती है कि मेरी कामनाओं को अगर शांत कोई कर सकता है तो यह लड़का कर सकता है। भले ही अमित 17 साल का था, लेकिन उसके जिस्म की बनावट, उसका गदरा हुआ जिस्म ऐसा हो चुका था कि जैसे कोई 18-20 साल का बढ़िया हट्टा कट्टा नौजवान हो। इसलिए वह अपनी कामनाओं की, अपनी हवस की नजर उस पर गड़ा देती है और फिर वह उसको पढ़ाने के बहाने अपने घर बुलाने लगी। जैसे ही अमित उसके घर जाने लगा तो अमित कोई बच्चा नहीं था, वैसे भी चंचल था, शरारती था। वह सब समझता था कि वह उसकी मैडम उसको किस लिए घर बुलाती है। एक दिन दोनों में हंसी मजाक के दौरान बातचीत हो रही थी कि सुधा झुकते हुए अपना पल्लू नीचे गिरा देती है। जैसे ही अमित गिरे हुए पल्लू में उसको देखता है और झुकी हुई अपने मैडम को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसको सुधा के उभार साफ नजर आ रहे थे। अब वह अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है और कहता है कि मैडम आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। सुधा तो चाहती ही यह थी कि कोई हिंट उसकी तरफ से मिले। जैसे ही अमित ने सुधा को कहा कि मैडम आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छी लगती हो, तो वह उससे कहती है क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? तो अमित कहता है कि मैडम जिसकी इतनी अच्छी मैडम हो वह किसे अच्छी नहीं लगेगी? तो सुधा कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करना चाहते हो? अमित कहता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। अब दोनों के बीच में इतनी बातें हो चुकी थी। फिर उस दिन के बाद जो दोनों के बीच में संबंध बने, नाजायज रिश्ता कायम हुआ, तो फिर वह रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब सुधा गुप्ता को एक आशिक मिल गया था, एक नौजवान उम्र का लड़का मिल गया था अपनी कामनाओं को शांत करने के लिए। इसलिए जो चिड़चिड़ापन उसके अंदर था, जो भावनाएं उसके अंदर उमंगे मारती थी, जिस वजह से आए दिन वह पति के साथ झगड़ रहती थी, पति को शराब पीने के लिए मना करती रहती, अब उन सब बातों में बदलाव आ चुका था। अब वह पति के साथ लड़ती झगड़ नहीं थी, बल्कि खुशी के साथ अपने घर में रहती थी। अचानक आए इस बदलाव से सुरेश चंद्र बहुत खुश हुआ कि खैर पत्नी ने उसको परेशान करना छोड़ दिया। लेकिन हकीकत से वह ना वाकिफ था कि आखिर उसके अंदर यह बदलाव क्यों आया है। क्योंकि जिस सुख की वह प्राप्ति नहीं कर पा रही थी, जो चीज उसे नहीं मिल रही थी, जिसके लिए वह परेशान रहती थी, अब वह उसको बड़े अच्छे तरीके से मिल रही थी और उससे ज्यादा मिल रही थी, जो अपने पति से उसको आज तक नहीं मिल पाया था। वह एक नए नए जवान 17 साल के लड़की से उसको सुख मिलता था और घंटों घंटों दोनों एक दूसरे में समाये रहते थे। लेकिन वो कहते हैं कि नाजायज संबंध हमेशा से हमेशा तक नहीं चला करते। आप कितनी भी सावधानी के साथ नाजायज संबंध का रिश्ता कायम करो, लेकिन एक ना एक दिन आप पकड़े ही जाते हो। अमित का ज्यादा आना जाना कॉलोनी वालों को खलता है और वह आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर अमित सुधा के घर क्यों जाता है। सुधा ने काफी सफाई दी कि वह उसके पास पढ़ने के लिए जाता है, तो फिर लोगों ने कहा कि जब पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट है, बाकायदा सब इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए आते हैं, तो फिर सुधा अमित को ही अपने घर क्यों बुलाती है, क्या वजह है? यह बात चलते चलते सुरेश चंद तक भी पहुंच जाती है। सुरेश चंद पत्नी को समझाता है कि सुधा जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वह रास्ता दलदल है। उस रास्ते में एक बार जो आदमी या औरत उस दलदल में फंस जाते हैं, फिर उनसे निकलना मुश्किल होता। इसलिए अपने कदमों को वापस खींच लो और अमित का घर में आना जाना बंद कर दो। लेकिन सुधा उसकी बात को आई गई कर देती है। सुरेश चंद से वह साफ कह देती है कि जब तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाते, जब तुम मुझे रात के सुनहरे पलों का सुख नहीं दे पाते, तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं अमित को अपने घर आना बंद नहीं कर सकती। अमित वो मुझे सब कुछ दे रहा है जो तुमसे मुझे नहीं मिल पा रहा है। औरत को जिंदा रहने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, खाना ही सब कुछ नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े ही सब कुछ नहीं होते। असली जो चीज है, जब तक वह उसे ना मिले तब तक वह कैसे शांत रहेगी, कैसे बर्दाश्त करेगी? तुम्हारे साथ इन सारी बातों को सुनकर अब उसके पास खामोशी के अलावा कुछ और नहीं था, क्योंकि सुरेश चंद को भी पता था कि उसका स्टैमिना घट चुका है, उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वह अपनी पत्नी को शांत कर सके।
लेकिन कोई भी गैरतमंद पति फिर भी यह नहीं चाहेगा कि उसकी औरत उसके घर में किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाए। भले ही वह आदमी खत्म क्यों ना हो, कुछ नहीं होगा उससे, लेकिन वह किसी गैर मर्द को अपनी औरत के साथ कभी भी नहीं देख सकता। और यही हो रहा था सुरेश चंद के साथ भी। अमित की मौजूदगी को वह अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वह उसको बार बार घर आने के लिए मना करता था। अपनी पत्नी को समझाता था, लेकिन पत्नी थी कि मानने को तैयार नहीं थी। सुरेश चंद्र के ड्यूटी पर जाते ही वह अमित को बुला लिया करती। फिर दोनों प्रेमी एक दूसरे के साथ घंटे घंटे एक दूसरे में समाये रहते, एक दूसरे की भावना को शांत करते। क्योंकि नई उम्र का लड़का था, अमित को भी ऐसा चस्का लगा था औरत का कि वह भी सुधा के प्यार में पागल हो गया था। उसे भी अपने फ्यूचर की परवाह नहीं रही थी, वह भी उसके प्यार में इतना बहक चुका था। उसका जो उसे चस्का लगा था इतना बहक चुका था कि वह हर कीमत पर अब सुधा को हासिल करना चाहता था, उसको छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए दोनों के बीच में लंबी लंबी और दिन में कई कई दफा फोन पर बातें हुआ करती थी। यानी अमित के घर से जाने के बाद भी वह फोन पर बातें किया करते थे। वही बातें उनकी कॉल डिटेल्स में सामने आई थी, जो कि उनकी गिरफ्तारी का कारण बनी थी। बहरहाल जब एक दिन सुरेश चंद्र ड्यूटी से घर वापस आता है तो दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। अब उससे बर्दाश्त नहीं होता, क्या करता, क्योंकि बीवी को अगर किसी की बाहों में वह बिना कपड़ों के देख ले तो फिर कोई भी गैरतमंद पति उसकी मर्दानगी जाग ही जाती है। और यही हुआ था सुरेश चंद के साथ भी। जब उसने अपनी पत्नी को दूसरे की बाहों में यानी अमित की बाहों में नंग अवस्था में देखा तो उसका खून खोल उठता है। और फिर वह दोनों को मारने के लिए कुछ उठाने का यानी कुछ तलाश करने लगता है। सुधा और अमित देखते हैं कि वह उन पर हमला कर देगा, इसलिए अमित बिना टाइम गवाए उसकी नाक पर अपना जोरदार एक मुक्का यानी हाथ मार देता है। जैसे ही सुरेश चंद की नाक पर अमित का भरपूर एक वार होता है, वह वहीं झटपट कर गिर जाता है, क्योंकि अब 30-35 साल की उम्र आ चुकी थी। सुरेश चंद की इतनी हिम्मत नहीं थी। अमित जो था वह नौजवान था, 17-18 साल का, इसलिए वह उसके वार को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब वह जमीन पर गिर जाता है तो फिर सुधा गुप्ता कहती है कि अमित अगर यह जिंदा रह गया तो फिर हमें नहीं छोड़ेगा। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए अब इसको मारना ही बेहतर है। इसे मौत के घाट उतार दो, इसे मौत की नींद सुला दो। तो फिर अमित उसका गला दबा देता है और गला घोटने के बाद जब पूरी तरह से सुरेश चंद्र की हत्या हो जाती है तो फिर अमित को सुधा अपने घर भेज देती है कि तुम अब अपने घर चले जाओ, इसके आगे क्या करना है वह मैं अकेली ही करूंगी। फिर वह उसे वहां से उठा करके अमित के साथ बेड पर लिटा देती है। बेड पर लिटने के बाद उसको लिहाफ उड़ाती है और फिर अमित और सुधा दोनों वहीं पर संबंध बनाते हैं और फिर आराम से अमित अपने घर जाता है। अमित के घर जाने के बाद सुधा प्लानिंग के मुताबिक रात को यही सोचती रही कि अब सुबह को लोगों के सामने क्या ड्रामा रचाना है, क्या बात बतानी है। और फिर वह यही ड्रामा रचा है कि शायद लोगों को इस बात पर ज्यादा यकीन आए कि अगर मैं सुरेश चंद्र की मौत की कहानी हार्ट अटैक की वजह से बता दूं तो। और फिर अपनी सोची समझी स्क्रिप्ट पर वह काम करती है, उसी को रट है और सुबह को पड़ोसी के यहाँ जाकर यही बताती है कि सुरेश चंद को हार्ट अटैक आया है। फिर वह उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहां पर डॉक्टर उसको मरा हुआ साबित कर देते हैं। और फिर उसकी जब पोस्टमार्टम होता है, वहां की रिपोर्ट आती है, तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा होता है कि उसकी जो है सुरेश चंद की नाक की हड्डी टूटी हुई आई थी और गला दबने की वजह से सांस की नली के बंद होने की वजह से उसकी मौत हुई थी। तो पुलिस के पास सुधा को गिरफ्तार करने के सबूत काफी थे, कॉल डिटेल्स थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, जो उसके खिलाफ चीख चीख कर गवाहियां दे रहे थे कि सुरेश चंद की मौत जो है वह हार्ट अटैक से नहीं बल्कि सोच समझकर उसकी हत्या की गई है। सुधा गुप्ता के इकबालिया जुर्म के बाद अमित को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि अमित अभी नाबालिग था, अभी 17 साल की उम्र थी, उसकी बालिग अवस्था में नहीं पहुंचा था।
इसलिए उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है और सुधा गुप्ता को फिर रिमांड पर लिया जाता है। अदालत में पेश किया जाता है, उसके बाद उसको फिर जेल भेज दिया जाता है। अब सुधा गुप्ता की ज्यादातर जिंदगी जेल में गुजरेगी, क्योंकि पुलिस ने उसकी चार्जशीट को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे ढंग से तैयार करके अदालत में पेश किया था। तो तन की प्यास तन की भूख, यह ऐसे दोराहे पर पहुंचा देती है, मर्द हो या औरत हो। जब आप गलत तरीके से अपने जिस्म की आग को शांत करने की कोशिश करोगे तो उसके परिणाम गलत ही होंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी जो आज मैंने आपको सुनाई।